नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start the section number 13 of the Hindu Marriage Act, and this lecture will be in several parts. You must watch each part. Now let's start the class. This is second. That husband has been guilty of rape, sodomy और bestiality कब? Since the solemnization of the marriage, यानी कि subsequent. So since का मतलब यहाँ पर subsequent to the solemnization of the marriage, husband has been guilty of rape. Husband has been guilty of rape, sodomy और bestiality. यह है सेकेंड ग्राउंड। ठीक, देखिए तो इसके जरूरी क्या है यहाँ पर कि हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ व्हाट? रेप, इसको रट लीजिए बस, सोडोमी और बेस्टियलिटी आफ्टर द सोलनेशन ऑफ मैरिज। अब यहाँ पर एक खास बात है, इसको मैं समझाता हूँ। चलिए अभी कि एक तो जो वर्ड है आफ्टर दी सोलनेशन ऑफ द मैरिज, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पी फॉर प्रीलिम्स लगाइए, क्योंकि अगर उसने पहले किया हो ये काम तो प्रायर टू द पेटिशंस मैरिज किया हो, देन पेटिशन कैन नॉट क्लेम डिवोर्स ऑन सच ग्राउंड्स। ठीक है, तो रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी की जो ग्राउंड्स हैं इनके बेस पे लेना है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पति पत्नी हैं, पति ने फिर किसी लड़की का रेप कर दिया, तो ये बताइए कि जिसके साथ रेप हुआ उसके तो अपनी रेमेडीज ही हैं। जो पहली पत्नी है उसके पास क्या रेमेडी है? तो नाउ शी कैन सीक द डिवोर्स ओनली ऑन दैट ग्राउंड दैट माई हस्बैंड हैज कमिटेड द रेप एंड देयरफॉर आई कैन नॉट लिव विद हिम, डिवोर्स बी ग्रांटेड टू मी। जहां पर और कुछ प्रूव नहीं करा जाएगा, केवल यही प्रूव करा जाएगा। तीन शब्द हैं, रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी। तो लेकिन ध्यान रखना ये आफ्टर द मैरिज है। जैसे मान लीजिए एक थे राजकुमार, ठीक है, बड़ी धन दौलत, ठीक, और उस कैटेगरी के थे, लेकिन जिसमें कहते हैं कि गलतियां हो जाती हैं, है ना, उस मानसिकता के लोग थे। तो गलती हो रखी थी, शादी का प्रस्ताव गया, लड़की को पता चला कि महाशय एक बार ऐसे से फंस चुके हैं, ऐसा कर चुके हैं, शादी हो गई। तो ये जो घटना घटी, लड़के ने जो रेप कर रखा है वो प्रायर द मैरिज कर रखा है, आफ्टर नहीं है। सब्सिक्वेंट टू मैरिज होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर ये की वर्ड है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ग्राउंड है कि अगर वो गिल्टी है रेप का, सोडोमी का या बेस्टियलिटी का। रेप आप लोग समझते हैं, सोडोमी भी अननेचुरल ऑफेंस हुआ, एनल सेक्स हुआ या अदर मीन्स हो सकते हैं। बेस्टियलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति ह्यूमन बीइंग इंडल्ज इन दी सेक्सुअल एक्टिविटी विद एन एनिमल। तो आप लोग आश्चर्य मत कीजिए, ऐसे जानवर, ऐसे दुष्ट इंसान आपको क्या दिखेंगे, लेकिन होते हैं, तभी ये टर्म सामने आई है, घटनाएं घटी होंगी इस प्रकार की। तो बेस्टियलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड फॉर दिस ग्राउंड ऑफ सीकिंग डिवोर्स इन दिस ग्राउंड। तो क्वेश्चन कहां से आएगा? आउट ऑफ फॉलोइंग, रेप, ऑप्शन ए रेप, ऑप्शन बी सोडोमी, ऑप्शन 3 बेस्टियलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों को आप लोग अलग अलग करके याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। सो ध्यान रखना, ए पर्सन मे इंडल्ज इन सोडोमी इवन विद हिज ओन वाइफ। बेस्टियलिटी मीन्स सेक्सुअल यूनियन बाय ह्यूमन बीइंग विद एन एनिमल। 377 में कवर्ड हो सकते हैं सभी, बेस्ट, सोडोमी, ये सब। हाँ जी, अब ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट समझिए। एंड अटेम्प्ट टू कमिट रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी इज नॉट ए ग्राउंड फॉर ऑब्टेनिंग द डिग्री ऑफ डिवोर्स, प्ली फॉर प्रीलिम्स। ये ध्यान रखना, इट इज एन अटेम्प्ट ऑफ रेप, अटेम्प्ट है। इफ इट इज एट द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट ओनली, अटेम्प्ट के लेवल पर, देन इट कैन नॉट बी द ग्राउंड ऑफ दिस, ही मस्ट बी गिल्टी फॉर दैट। तो दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, रिपीट करने का कोई लाभ नहीं है, ध्यान रखना, अटेम्प्ट में नहीं होगा।
It is not required of the wife to prove that husband had actually been punished for such offense. Punishment is not required कि punishment हुआ या नहीं हुआ है. Mere proof of such misconduct on his part is sufficient to enable the wife to get a decree of divorce. Come on, ध्यान रखिए, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए. It is not necessary कि he must be punished by the criminal court और तभी जाकर के ग्राउंड बनेगी ये. अगर ये मिसकंडक्ट हुई है, mere proof of such misconduct on his part is sufficient. क्या समझे कि अगर ऐसी एक्टिविटी में पाया गया, उसका प्रूफ है. मान लीजिए वो ही वॉज इंडल्ज इन बेस्टियलिटी, किसी ने वीडियो बना लिया, समझे. अब वो एनिमल तो कंप्लेनेंट बनेगा नहीं, उसका कोई एफआईआर तो कुछ होनी नहीं उसमें, ऐसा कुछ तो कहां भागेगा कोई, है ना. और कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी कितना भागेगा ऐसे केसेस में. लेकिन अगर वो वीडियो क्लिप पत्नी के पास पहुंच गई, तो पत्नी ने अगर ये दिखा दे कि देखो जैसा भाई साहब ऐसे हैं, तो इन्हें भैया ही बना दो हमारा बस अब, तो इट इज सही है. तो पनिशमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, अटेम्प्ट इज नॉट सफिशिएंट, ओनली सच काइंड ऑफ मिसकंडक्ट का प्रूफ चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था. देन डिवोर्स कैन बी ग्रांटेड ऑन सच ग्राउंड. तो दिस वाज द सेकंड क्लॉज. ठीक है, क्वेश्चंस आर इनवाइटेड सो फार. अब आते हैं ग्राउंड थर्ड पर. दैट इन ए सूट अंडर सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यानी कि धारा 18 हिंदू एडॉप्शन एक्ट, और इन ए प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, ए डिक्री और ऑर्डर हैज बीन पास अगेंस्ट द हस्बैंड एज द केस में बी, awarding maintenance to the wife, notwithstanding that she was living apart, and that since the passing of such decree or order, cohabitation between the parties has not been resumed for 1 year or a worse before claims. समझे, ये हुआ है. तो अगर जालिम ने ये ठान रखा है कि ना तो डिवोर्स दूंगा, ना तो ये मेंटेनेंस दूंगा, ना मैं तो ये जीने दूंगा, ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे, मैं भी जानता हूं, कितने क्लाइंट्स ऐसे मिल जाते हैं कई बार, है ना. तो वाइफ क्या करे कि ना तो ये मेंटेन कर रहा था, ना मेरे पहले ध्यान रख रहा था, है ना. तो ही वॉज नॉट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज एज हस्बैंड ऑफ मेंटेनिंग हिज वाइफ. दैट इज वाई शी हैज टू अप्लाई फॉर 125 सीआरपीसी. लेकिन अगर 125 सीआरपीसी में या 18 हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में अगर ऑर्डर हो गया मेंटेनेंस का, अब उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, मेंटेनेंस ऑर्डर समझ लीजिए बस. मेंटेनेंस बंद गया और भाई साहब अभी भी मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो उनकी जो रिमेडी है रिकवरी की वो तो है ही है अलग. नाउ दिस बिकम्स ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एज वेल. काम की बात क्या है, 1 ईयर और अपवर्ड्स, समझे. कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज हैज नॉट बीन रिज्यूम्ड, मेंटेनेंस के लिए बांध दिया गया ऑर्डर, उसके बावजूद भी मेंटेनेंस आएगा नहीं, है ना. तो ये क्या हुआ, कोहैबिट, सहवास नहीं हुआ, यानी कि रीयूनियन नहीं हो पा रही है. तो क्या करेंगे भाई साहब, डिवोर्स के लिए वाइफ कह सकती है कि जी 1 साल हो गया, मेंटेनेंस तो हालांकि देते ही नहीं है, या फिर यहां पर भी चालबाजी हो सकती है. अगर लड़की चाहती है तो दिखा दे कि जी ना मेंटेनेंस दे रहा है, ना कोहैबिटेशन है, 1 साल हो गया है. तो ये अपने अपने तरीके हो गए एडवोकेसी के, तो ध्यान रखना. अगेन तो हमने क्या क्या देखा था, वैसे देखो अभी हमने देखा था 1 ईयर का जुडिशियल सेपरेशन, कॉन्जुगल राइट्स, और थर्ड आ गया 18 हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का ऑर्डर, और जब 125 का ऑर्डर 1 ईयर की लिमिट सब में है. कोहैबिटेशन कह लीजिए, रिजम्पशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए कुछ भी कह लीजिए, यानी कि वो साथ साथ नहीं रह पाए. बस इतनी मोटी मोटी बात याद रख लें, तब भी काम हो जाएगा आपका. 1 ईयर इज द टाइम लिमिट. तो अगेन कोहैबिटेशन नॉट पॉसिबल हुआ, नॉट रिज्यूम हुआ, तो इस ग्राउंड पे मिल जाएगा. इसमें मेरा ख्याल है कि देख लेते हैं, 1 मिनट, मैं लिख पा चुका हूं, दोबारा नोट कर लीजिए. दिस क्लॉज वॉज इंसर्टेड बाय
अमेंडमेंट एक्ट 1976, petitioner should be a wife, order under section 18 या 125 CRPC, no resumption of cohabitation 1 year के लिए। बस इतनी ही बातें हैं जो समझा चुका हूं मैं। नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट, दिस इज फोर्थ। मैरिज वेदर कंसमेटेड और नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आउट ऑफ दीज 4 दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, that her marriage was solemnized before she attained the age of 15 years। पहली कंडीशन ये है, 15 साल होने से पहले उसका विवाह कर दिया गया था। एंड शी रिप्यूडिएटेड द मैरिज, उसने उस मैरिज को रिप्यूडिएट कर दिया कब? आफ्टर अटेनिंग दैट एज, दैट एज का मतलब 15 साल की होने पर, बट बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स। वेदर कंसमेटेड और नॉट कोई फर्क नहीं पड़ता, समझाता हूं क्या है। देखिए 15 साल से छोटी बच्ची है, उसका विवाह कर दिया गया, ठीक, तो उस लड़की को अब ये बताइए, जैसे कंसमेशन समझते हैं, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप हुए या नहीं हुए, उससे फर्क नहीं पड़ता। 15 साल से छोटी बच्ची की शादी कर दी गई, लेकिन जब वो 15 साल की हुई, यानी कि 15 ईयर्स से लेकर के 18 ईयर्स तक का जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आफ्टर अटेनिंग दैट एज का मतलब आफ्टर शी अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल की जब हुई वो, और बिफोर शी अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल के होने से पहले, शी रिप्यूडिएटेड द मैरिज कि आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस वेडलॉक, मुझे इस विवाह बंधन से बाहर आना है, रिप्यूडिएटिंग द मैरिज। In that case also, on that ground, the wife has a remedy of seeking divorce on this ground itself. And in that case, कुछ खास बातें नोट करने की हैं, वो मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को। Again, it was inserted by or added by 1976 amendment. Important ये है कि कब वो रिप्यूडिएट करती है, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 15 ईयर्स बट बिफोर द अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये जो टाइम गैप है, जो टाइम लिमिट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इट इज इमटेरियल वेदर मैरिज वॉज कंसमेटेड और नॉट, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कंसमेशन जरूरी है या नहीं है इस बात के लिए। एंड दिस क्लॉज अप्लाइज वेदर द मैरिज वॉज सोलनाइज्ड बिफोर और आफ्टर, बिफोर हो या आफ्टर हो, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 1976 अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि 1976 से ही जोड़ा गया है ये। अब इसमें खास बात क्या वो समझ लीजिए। देखिए एक लड़की की शादी हुई 1974 में, तब ये 15 साल की नहीं थी। ये 15 साल की हुई 1975 में, 1975 में ये 15 साल की हुई। तो अब जब 15 साल की हो गई है, तो तब तक तो एक्ट आया ही नहीं है, प्रोविजन रिप्यूटेशन का है ही नहीं ऐसा, ठीक। तो जब ये एक्ट आया तो उसको जानकारी हुई, तो क्या ले सकती है वो? यस, आंसर इज यस। बिफोर इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैरिज तुम्हारी कब हुई, 1970, क्यों इसकी नेचर है प्रोविजन की। दिस प्रोविजन वॉज एडेड विद ए व्यू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, जैसे कह लीजिए टू डिस्करेज द चाइल्ड मैरिजेस कह लीजिए, या जो बच्ची है, फीमेल चाइल्ड है, उसके प्रोटेक्शन के लिए था ये। तो टेक्निकलिटीज को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि शादी पहले हो या बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 15 साल और 18 साल वाली क्लॉज अगर सेटिस्फाई हो रही है तो रिप्यूडिएट किया जा सकता है। इसमें केस है, ये बथुला इलाही है, ये केस है बथुला इलाही, बथुला इलाही का केस है। इस केस में खास बात क्या है कि जो टेक्निकलिटीज हैं, देखो कि जो 15 साल से 18 साल की जो टेक्निकलिटीज हैं उसको ओवरलुक किया गया बेसिकली इस केस में। द कोर्ट ग्रांटेड डिक्री आफ्टर द वाइफ हैड अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल की एज अटेन करने के बाद भी उसको कोर्ट ने यहां पे दिया। क्यों? खास बात क्या है इसमें? यह है द वाइफ हैड रिप्यूडिएटेड द मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल के होने से पहले ही उससे मना कर दे कि शादी कंटिन्यू करना नहीं चाहती मैं, ठीक। तो ये तो पहले ही बोल चुकी थी वो, लेकिन उसको बाद में चला पता कि भैया ऐसा कोई अमेंडमेंट हुआ है
कौन सा अमेंडमेंट हुआ है? 1976 का अमेंडमेंट हुआ है. शी केम टू लर्न लेटर ऑन अबाउट द पासिंग ऑफ दिस अमेंडमेंट. बाद में उसको इस अमेंडमेंट के बारे में पता चला कि इसके बेस पर शी इज एंटाइटल्ड टू ब्रिंग द डिवोर्स पिटीशन, कि 1976 के अमेंडमेंट के बेस पर वो डिवोर्स पिटीशन ला सकती है. ये उसको बाद में चला पता. क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने ये कहा, इवन दो द पिटीशन हैज बीन प्रेजेंटेड आफ्टर पासिंग ऑफ द एज ऑफ 18 ईयर्स. 18 साल के होने के बाद में ये लेकर के आई है, जबकि रिक्वायरमेंट क्या थी? बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, है ना. और यहां पर पिटीशन कब आ रही है? आफ्टर पासिंग ऑफ द एज ऑफ 18 ईयर्स. ठीक, लेकिन इट वुड बी अलाउड still in the wake of reasonable explanation for the delay, because they have explained it reasonably. Therefore in that case, इसीलिए इलाही का जो केस है, बथुला इलाही का केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इवन आफ्टर द एज ऑफ आफ्टर 18 भी यहां पर अलाउड कर दिया गया था, कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. बस यही है आपका. तो ये क्या हो गया? चारों ग्राउंड्स हो गई हैं. 13(2) की स्पेशल ग्राउंड्स 3 सारी है. ठीक है, 13(2) की ग्राउंड्स होगी सब ये. बस एक लास्ट सेगमेंट है आपका 13A, इसको और देख लेते हैं. प्लीज कम टू दिस सेक्शन 13 क्लोज है. पहले ब्रैकेट पढ़ लेते हैं ढंग से. दिस इज ऑल्टरनेटिव रिलीफ. ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. क्या है? ऑल्टरनेटिव रिलीफ्स. कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं? डिवोर्स प्रोसीडिंग्स हैं. डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में ऑल्टरनेटिव रिलीफ कौन से सेक्शन में दिया गया है? दिस इज सेक्शन 13 क्लोज है. और यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं. ऐसा है. खुद देखिए आगे क्या है. बेसिक क्या है ये? इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट ऑन ए पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय ए डिक्री ऑफ डिवोर्स. इसको आप वन वर्ड में कह सकते हैं डिवोर्स प्रोसीडिंग्स. डिवोर्स प्रोसीडिंग्स. डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में अब ये जो मैंने ग्रीन कलर का एनसर्कल किया है, इसको आप बाद में समझना. तो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में क्या हो सकता है? दी कोर्ट में का मतलब हुआ डिस्क्रेशन. डिस्क्रेशन कोर्ट का. ठीक, में ऐसे पढ़िए पास इनस्टेड ए डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन. तो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर सकते हैं. क्या है? कौन सी पिटीशन थी? पिटीशन थी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिवोर्स. लेकिन कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट में पास ए डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन. तो इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेटिव रिलीफ जो इसका नाम था. यानी कि ऑल्टरनेटिव रिलीफ में क्या हुआ? डिवोर्स प्रोसीडिंग्स का जो ऑल्टरनेटिव आया वो आया जुडिशियल सेपरेशन. तो ये हुआ इसका जिस्ट. अब ये जो ग्रीन कलर था वो समझाता हूं. एक्सेप्ट इन सो फार एज द पिटीशन इज फाउंडेड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन 2nd, 6th, 7th ऑफ द 13. इन ग्राउंड्स को छोड़ करके, यानी कि ये जो ग्राउंड्स हैं, दैट ही सीज टू बी हिंदू, सीज टू बी हिंदू, हैज सीज टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, रिनाउंस द वर्ल्ड by entering any religious order, और थर्ड हैज नॉट बीन हर्ड. इन तीनों को छोड़ दीजिए. इन तीनों ग्राउंड्स को छोड़ दीजिए. अगर इट मीन्स व्हाट? अब समझाता हूं मैं आपको कि अगर डिवोर्स प्रोसीडिंग्स हैं इस ग्राउंड पर कि ही हैज सीज टू बी हिंदू, इस ग्राउंड पर, तब ऑल्टरनेटिव रिलीफ नहीं मिलेगा. और यहीं से आपका टेक्निकल क्वेश्चन बनता है. पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? ऑल्टरनेटिव रिलीफ कौन से सेक्शन में मिलता है वो मैंने समझा चुका आपको मैं. लेकिन कब नहीं, कौन सी डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में नहीं मिलेगा? तो ये जो क्लॉज हैं इनको रट लीजिए अच्छी तरीके से. क्लॉज 2nd, 6th और 7th कौन सी हैं? सीज टू बी हिंदू, सीज टू बी हिंदू, रिनाउंस द वर्ल्ड और नॉट हर्ड. अगर इन ग्राउंड पर डिवोर्स मांगा गया है तब ऑल्टरनेटिव रिलीफ नहीं मिलेगा. अदर ग्राउंड्स पर जैसे क्रुएल्टी हुई, डेजर्शन हुई, उन ग्राउंड्स पर अगर आप डिवोर्स सीख कर रहे हैं तो कोर्ट को अगर लगता है, क्या लैंग्वेज थी अब देखिए दोबारा, इफ कोर्ट कंसिडर्स इट जस्ट टू डू हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस.
अगर उस केस के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कोर्ट को ऐसा करना न्यायप्रिय लगता है, जस्ट लगता है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि डिवोर्स की जगह वो जुडिशियल सेपरेशन का ऑल्टरनेटिव रिलीफ दे सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट 13A। बहुत डिटेल में, इतनी डिटेल सफिशिएंट है इसमें बस ये। तो वी हैव कंप्लीटेड 13(1)A ईदर पार्टी, 13(2) ओनली वाइफ, एंड नाउ दिस इज ऑल्टरनेटिव रिलीफ 13A। तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए आप मुझसे। वीडियो आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर एक टिप देता हूं आपको। देखिए, तो टिप ये है कि आपने अगर एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है तो उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, और जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं फिर एनालिसिस कीजिए क्यों नहीं हुए। आपको डाउट था, आपको याद नहीं था, तो फोकस केवल उन्हीं पर करना है जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हुए। जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं उनको आप केवल रिवीजन में ले जाइए, एंड नाउ स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन द क्वेश्चंस व्हिच यू कुड नॉट सॉल्व। और फिर देखना धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और आपका जो मकसद होना चाहिए वो 100% परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, और आप कर सकते हैं ऐसा, ये हमेशा विश्वास रखना है आपने। ठीक, और आप क्या करेंगे आप लोग, आपको पता है, गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।